Hello, Assalamu alaikum. This is Sir Fadil again. So this time the video is all about absorption and marginal costing. If you haven't subscribed the channel, do subscribe it और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा with those people who are just struggling with these type of topics. ठीक है. अच्छा, this topic is comparatively used most of the times in cost accounting. ठीक है. Cost accounting एक बहुत important part है. मार्जिन एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसकी थ्योरी क्या होती है, इसकी बेसिस क्या होती है, इसके बैकग्राउंड क्या है, कहाँ किस चीज को इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इसकी कॉस्ट स्टेटमेंट बनाई जाती है, इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे. सो दिस वीडियो विल बी मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द वीडियो will be able to clarify all your concept जो भी problems है. If there is any question in your mind which is left unanswered, so do comment below so that I can respond to you. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. अच्छा जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को स्किप कराते हैं, आगे चलते हैं. टू प्रोडक्ट्स कॉस्टिंग मेथड होते हैं. अगेन वीडियो के टाइटल में आपने देख लिया होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल. इसमें क्या होता है, वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहा जाता है अक्सर और बेशतर मार्जिनल को, और एब्जॉर्प्शन को सिर्फ एब्जॉर्प्शन ही कहा जाता है. भाई, वेरिएबल कॉस्टिंग का मतलब ये है कि सारी वेरिएबल कॉस्ट को क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा किस में, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री में. इन दोनों का फड्डा जो है क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री के ऊपर ही होता है. सर, अगर मैं ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिमूव कर दूं, अगर सवाल में ना ओपनिंग इन्वेंट्री है ना क्लोजिंग इन्वेंट्री है, जितना बनाया यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड, जितना बनाया उतना बेच दिया. तो जब दोनों चीजें इक्वली हो गई तो फिर तो सर लड़ाई झगड़ा ही खत्म हो गया ना. मतलब ये वही बात है कि किसी एक तीसरे दोस्त के ऊपर आपकी लड़ाई हो रही है, वो तीसरा दोस्त कह रहा है बस ठीक है मैं इस प्लान में शामिल ही नहीं होता. तो भाई उस प्लान में उस तीसरे दोस्त पे तो लड़ाई चल रही थी, तो बात ही खत्म हो गई. अब दो दोस्त हैं, उनके मामलात हैं और वो आगे चल पड़ेंगे. यही सेम कहानी एब्जॉर्प्शन और मार्जिन कॉस्टिंग की है. जब वो तीसरा दोस्त जो कि इन्वेंट्रीज है, वो इन्वेंट्रीज अगर निकाल दी जाए तो दोनों का फड्डा, दोनों का मसला, दोनों के मसाइल सब खत्म हो जाते हैं और आपका दोनों सूरतों में नेट इनकम जो आती है वो सेम ही आती है. ठीक है, दिस इज कॉमन इन बोथ द मेथड्स. लेकिन सर प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता. प्रैक्टिकली क्या होगा, किसी भी फैक्ट्री में आप काम करते हो, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हो, कहीं भी आप काम करते हो, देयर विल बी ओपनिंग इन्वेंट्री, देयर विल बी क्लोजिंग इन्वेंट्री. सर अगर ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है तो नो नीड टू फाइंड अबाउट दैट. आधा घंटा बैठ के सोच रहे सर कहां से आएगी, कैसे होगा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई सोचने की जरूरत नहीं. ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, नहीं होगी. अच्छा, इस ओपनिंग इन्वेंट्री के पीछे भी बच्चे दिमाग लड़ाते हैं, हो सकता है फैक्ट्री नहीं हो. भाई अगर फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री पुरानी है, जो भी है, क्या इसका कोई ताल्लुक है आपके आंसर से? हाँ भाई, फैक्ट्री पुरानी है तो क्या नेट इनकम कुछ और आएगी, और फैक्ट्री नहीं है नेट इनकम कुछ और आएगी. हो सकता है फैक्ट्री नहीं हो सकता है फैक्ट्री पुरानी हो. फैक्ट्री पुरानी होने के बाद भी आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो हो सकती है. हो सकता है उस साल में इतनी डिमांड हो कि आपने सब बना के सेल कर दिया और पीछे आपके पास कुछ इन्वेंट्री में बचा ही नहीं. तो इस असम्पशन से दूर रहिएगा. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जैसे लिखा हुआ, रिक्वायर्ड बाय गैप फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस बट कैन रिजल्ट इन मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एंड पुअर मैनेजरियल डिसीजंस. सादा सी इंग्लिश में ये बात कह रहा है कि भाई ये जो है ना एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के काम आती है, बाहर लोगों को बताने की क्या मामलात है, क्या कहानियां हैं, और इसमें क्या होता है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो जाती है. और इसका वजह क्या है भाई, देखो जब कभी भी आप कोई जिंदगी का फैसला ले रहे होते हो तो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट का अमल दखल जैसे ही शुरू होता है तो आपके डिसीजन गलत होना साबित हो जाते हैं. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप सारी वेरिएबल कॉस्ट लोगे प्लस एक और चीज लोगे, क्या, फिक्स्ड ओवरहेड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड किसमें, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में. फड्डा ही एक बात का, बाकी सब चीजें तो सेम है. अच्छा, डिफरेंस इन इनकम फ्रॉम ऑल्टरनेट मेथड्स, स्मॉल व्हेन फिक्स्ड ओवरहेड स्मॉल परसेंटेज, इस चीज को छोड़ देते हैं. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, ये सारी चीजें पर यूनिट होंगी और इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से, इन्वेंट्री से. ठीक हो गया. वेरिएबल कॉस्टिंग में आप क्या करते हो, जब आप नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करवाते हो तो किसको करवाओगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, इन तीनों का पर यूनिट होगा आपके पास. तीनों को ऐड करोगे, मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, मल्टीप्लाई बाय द ओपनिंग इन्वेंट्री, मल्टीप्लाई बाय द क्लोजिंग इन्वेंट्री. ठीक हो गया. आई होप चीजें मुझे समझ आ रही हैं, आपको समझ आ रही होंगी. लास्ट में ये है कि पीरियड एक्सपेंस है. मतलब ये कहने का मकसद ये है अल्टीमेटली कि पीरियड एक्सपेंस का मतलब है कि आपका फिक्स्ड एक्सपेंस, फिक्स्ड ओवरहेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो लिखा तो जाएगा भाई, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद आएगा. अब सर ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, 2 मिनट रुकना पड़ेगा आपको मेरे साथ वीडियो में, ताकि हम आगे जाके इंशाल्लाह इस चीज को कनेक्ट करेंगे. एक स्टेटमेंट आपके सामने जिसमें लिखा हुआ डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट $4 है, डायरेक्ट लेबर $8 पर यूनिट है, ओवरहेड्स आपके पास मौजूद है. वेरिएबल ओवरहेड पर ईयर आपके पास 1,80,000, फिक्स्ड ओवरहेड पर ईयर 6 लाख. टोटल ओवरहेड्स कितने बन गए, 7,80,000. एक्सपेक्टेड यूनिट्स प्रोड्यूस क्या है आपके पास पर ईयर, 60,000. सर ये एक्सपेक्टेड है, ऑब्वियस सी बात है यार, ये एक्सपेक्टेड ही होगा ना. आपको थोड़ी पता 3 महीने बाद, 6 महीने बाद हालात कैसे रहने वाले. हो सकता है आपने 60,000 सोचा हो,
और आप अल्टीमेटली 80,000 बना दो, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा थी और मटेरियल इतना चीप हो गया था, लेबर इतनी चीप थी आपके पास कि आपने उनको ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया अल्टीमेटली। अब आते हैं यहाँ पे भाई, डायरेक्ट मटेरियल मेरे पास पर यूनिट है, डायरेक्ट लेबर भी पर यूनिट है। दो काम करने होते हैं बहुत इजी इजी शुरू शुरू में। क्या करना होता है, वेरिएबल ओवरहेड को पर यूनिट में कन्वर्ट करना और फिक्स्ड ओवरहेड को भी पर यूनिट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे सर, 180 डिवाइडेड बाय 60,000 यूनिट्स, ठीक हो गया। यही हुआ आपके सामने नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपका वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकला, 180,000 है, 180,000 डिवाइड बाय 60,000, तो $3 पर यूनिट आपकी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कैसे निकलेगी सर, 6 लाख का फिक्स्ड ओवरहेड है, डिवाइड किया आपने उसके साथ 60,000 के साथ, तो एक यूनिट पे आपको $10 की फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट देनी पड़ेगी। सर हमने क्यों निकाला है पर यूनिट, मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये बात समझाई थी कि हम प्रोडक्ट कॉस्ट निकालेंगे। वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे निकलती है, प्रोडक्ट कॉस्ट निकलती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन में कैसे होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड भी ऐड किया जाएगा। कुछ बच्चे इस वक्त वीडियो देखते हुए ये चीज सोच रहे होंगे, सर हम एक काम कर लेते ना, 7,80,000 उठा लेते, डिवाइड करते 60 से, तो एक आंसर आया था और जिंदगी आसान हो जाती। नहीं, एक आंसर आ जाता जिंदगी आसान होती, ऐसे नहीं। उसका रीजन ये है कि 780 डिवाइड बाय 60 करते तो इसमें आपका वेरिएबल भी शामिल हो जाता और फिक्स्ड भी हो जाता, लेकिन हमें मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए, वेरिएबल कॉस्टिंग के लिए सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट चाहिए, हमें फिक्स्ड नहीं चाहिए। तो इसलिए दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे सेपरेटली, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर अगर हम मटेरियल टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट निकालो तो वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट देंगे, डायरेक्ट मटेरियल $4 पूरा लिया हुआ, $8 डायरेक्ट लेबर भी लिया हुआ। ओवरहेड कॉस्ट कौन सी लिए, सिर्फ वेरिएबल लिए, क्योंकि मैंने आपको पहली स्लाइड में ये समझाया है कि आपके पास ये कौन सी होगी, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को सबको ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगी, प्रोडक्ट कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्टिंग में या मार्जिनल कॉस्टिंग में दोनों एक ही चीज के नाम है, ठीक है। एट द सेम टाइम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को देखा जाए तो $4 सेम आपने ले लिए, $8 भी लिया आपने डायरेक्ट लेबर के, वेरिएबल ओवरहेड $3 थे और फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट आपके क्या थे, $10। सब मिला लिया मामला तो कितना बना, $25। यहाँ वेरिएबल में $15 था और यहाँ एब्जॉर्प्शन में $25 था। यू कैन सी द डिफरेंस के $10 का दोनों में डिफरेंस है, और $10 का क्यों है, एब्जॉर्प्शन में। सर एब्जॉर्प्शन में हम फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट क्यों लेते हैं, भाई एब्जॉर्प्शन कहता है कि फिक्स्ड कॉस्ट भी प्रोडक्शन की ही कॉस्ट है, तो इसलिए इसको इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हुए भी इसको शामिल किया जाए और इसको प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हुए भी शामिल किया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम वेरिएबल कॉस्टिंग कहता है कि भाई देखो बात बड़ी सीधी सी है, आप प्रोडक्शन करो ना करो, फिक्स्ड कॉस्ट हैज टू बी इनकर्ड, तो इसको तो इररिलेवेंट माना जाए ना। ये वेरिएबल कॉस्टिंग की अपनी लॉजिक है। वो मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है जब ये कॉस्ट हर हाल में ही देनी है आपने, तो व्हाई यू आर टेकिंग दिस कॉस्ट एज अ प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड डिडक्ट होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये क्या होता है, ये प्रोडक्शन का पार्ट काउंट नहीं होते, ये एज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस काउंट होते हैं। और हम वेरिएबल कॉस्टिंग में या मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसीजन किसकी बेस पे लेते हैं, कंट्रीब्यूशन की। सर ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकलता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जब हम सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सर ये निकाल तो लिया, लेकिन ये होता क्या है भाई, कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है कि एक यूनिट आपका कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए। दोबारा रिपीट करता हूं, एक यूनिट बिकने के बाद आपको कितना अमाउंट मिलता है कि जो आपका अमाउंट कंट्रीब्यूट करे किसकी तरफ, फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ। तो सर ये प्रॉफिट है, नहीं ये प्रॉफिट नहीं है, ये है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जितना अमाउंट निकलेगा वो कंट्रीब्यूशन है। सर प्रॉफिट तो तब होगा ना जब फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर हो जाएगी। ये दो अलग अलग चीजें सहन में रखिएगा याद करके, फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने के बाद प्रॉफिट होता है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का जो कंट्रीब्यूशन आता है, वो कंट्रीब्यूशन का वर्ड इस्तेमाल इसलिए हुआ कि ये इतना अमाउंट पर यूनिट कंट्रीब्यूट कर रहा है किसके लिए, फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए। समझ आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। फिर अगेन एक डेटा चार्ट है, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इस तरह का एक टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट का एक बना लें, इस तरह ये जो आपके सामने एब्जॉर्प्शन और वेरिएबल का। लेकिन इस सवाल में डिटेल्स डिफरेंट है, तो आप ट्राई करना चाहें तो बना सकते हैं। देन यू कैन कमेंट बिलो इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन, आई विल एनकरेज कि आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली इसमें ऑलरेडी चीजें सॉल्व है, बस आपने चार्ट बनाना है जिसमें आपने ये करना है, एब्जॉर्प्शन में सारी चीजों को ऐड कर देंगे, फिक्स को भी वेरिएबल को भी। और जब मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्टिंग बना रहे होंगे तो उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के लिए फिक्स्ड के 34 छोड़ देंगे और बाकी सबको ऐड करेंगे, तो अल्टीमेटली यू विल गेट दी आंसर, ठीक है। जैसे सवाल आ गया कि कंप्यूट द टोटल कॉस्ट, इंशाल्लाह आपने कर ली होगी, नहीं की वीडियो पॉज करके तो आप देख लें। $65 पर यूनिट किसके अंडर आ रहा है, एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन में क्या क्या लिया है, $6 का डायरेक्ट मटेरियल, $14 का डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड का डायरेक्ट $11 और फिक्स्ड ओवरहेड का $34 आपने ले लिया। अब यही अगर हम वेरिएबल कॉस्टिंग की बात करें तो $31 आपकी क्या बन गई,
फिक्स्ड प्रोडक्ट कॉस्ट बन गई, सॉरी, $6 डायरेक्ट मटेरियल, $14 डायरेक्ट लेबर और $11 वेरिएबल ओवरहेड। पीरियड एक्सपेंस का क्या मतलब है कि इस पीरियड के लिए, इस टाइम पीरियड के लिए आपका ये $34 का एक्सपेंस है तो सही ना, एक्सपेंस तो एक्सपेंस है ना, बस लड़ाई इस पे है कि ये प्रोडक्ट की कॉस्ट प्रोडक्शन का पार्ट है कि नहीं है फिक्स्ड ओवरहेड के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड तो करना है और करेंगे, लेकिन अलग से करेंगे, इसको प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनाएंगे। सही हो गया। अब एक स्टेटमेंट आपके सामने जिसका ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग का एक गेम है, लेकिन मैं सबसे पहले जाऊंगा किस पे, मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्टिंग के ऊपर। आप अगर देखें तो आपके पास सेल्स गिवन है, सबसे पहले स्टार्ट हुई 60,000 इंटू $40, तो आपके पास सेल्स आ गए 24 लाख की, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट सर $15 कैसे लिया आपने, $15 था आपका सारी प्रोडक्शन को मिला के, सही है। $15 कहां से आए, $15 आपका आ गया सारी प्रोडक्शन को मिला के। इस सारी प्रोडक्शन को जब आपने मिला के किया तो आपके पास आंसर आ गया किसका, आपके पास आंसर आया वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का 9 लाख रुपए। सर $2 जो वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस था उसको उसने अलग से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 60,000। सर यहाँ पे प्रोडक्शन की भी 60 है और सेलिंग सेल्स भी 60,000 है। हाँ, ये हम अजम्पशन कर रहे हैं इस वक्त के जितना हमने बनाया वो सब सेल हो गया। प्रैक्टिकली ऐसा बहुत कम होता है, रेयर होता है। 2 इंटू 60,000 आपका आंसर आ गया 1,20,000। दोनों को आपने ऐड किया तो आपका आंसर आ गया 10,20,000, ठीक है। 24 लाख में से 10,20,000 आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 13,80,000। ये 10,20,000 में एक प्रॉब्लम है, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, तो जब जो माइनस की फिगर होगी उसमें ब्रैकेट लाजमी लगाना है। इफ यू फॉरगेट द ब्रैकेट द टीचर विल नॉट गिव यू मार्क्स, ठीक है। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है कि यू प्रेजेंट वेल इन योर आंसर्स। तो 10,20,000 माइनस हुआ तो 13,80,000 क्या बन गया, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। कोई प्रोडक्ट आपको 13,80,000 रुपए दे रहा है और आपकी जो कॉस्ट है इसकी क्या कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, वो कितनी है 8 लाख। तो क्या आपको इस प्रोडक्ट को लेना चाहिए, इस प्रोडक्ट के ऊपर बाय का डिसीजन करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद आपके पास 5,80,000 का नेट इनकम भी आ रही है। अब आप ये देखिए वेरिएबल एक्सपेंसेस यहाँ आ गए, वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी वेरिएबल जितने भी मामला थे सेलिंग हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो वो आ गए वेरिएबल एक्सपेंसेस में। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद सारी चीजें फिक्स नीचे आ गई। इन शॉर्ट देखा जाए तो आपने वेरिएबल को कहां डाल दिया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन के ऊपर, और फिक्स को कहां कर दिया, नीचे कर दिया, ठीक है। तो बस ये एक डिफरेंस है, इन चीजों का देखना पड़ता है। और अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, इट्स नॉट अबाउट मैथ्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये आर्गुमेंट करते हैं कि सर आंसर तो सही आ रहा है, इट्स नॉट अबाउट द आंसर यार। अगर आंसर की बात है तो फिर कैलकुलेटर में निकाल लेते हैं, इसका कोई भी फॉर्मेट रख लेते हैं, जरूरी क्या है कि इस फॉर्मेट को ही फॉलो किया जाए। समझ आ रही बात। तो इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, ठीक है। मैथ्स का प्लस माइनस हो सकता है लेकिन इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन, कौन सा चीज किस कॉलम में है, इट इज टू बी फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली। अच्छा, यही सवाल एब्जॉर्प्शन में देखा जाए तो सर $25 क्या है हमारे पास, टोटल यूनिट्स कॉस्ट है, ठीक है। जो हमने प्रोडक्ट कॉस्ट निकाली है वो $25 है। 60,000 का आप क्या था, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मल्टीप्लाई करवा दिया तो 15 लाख की आपकी क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ब्रैकेट में लिखेंगे हमेशा। 24 लाख कहाँ जाए, 60,000 इंटू 40, तो 24 लाख माइनस 15 लाख, तो आपके पास आंसर आता है 9 लाख, विच इज योर ग्रॉस मार्जिन। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को उसने क्या किया, दोनों को मिला के लिखा है तो वो बना 3,20,000। इस पे भी ब्रैकेट लगेंगे 3,20,000 रुपए। तो यू गॉट एन आंसर ऑफ नेट इनकम 5,80,000। सर दोनों सूरतों में इनकम तो सेम आ रही है तो हम क्यों अलग अलग बना रहे हैं, एक ही बना लें, कोई भी फॉर्मेट कर लें। मैंने आपको पहले भी कहा था शुरू में वीडियो के, इट्स ऑल अबाउट इन्वेंट्रीज। अगर आपकी जो इन्वेंट्री है वो डिफरेंट है, अगर आपकी इन्वेंट्रीज का इशू मामला डिफरेंट है तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपके पास नेट इनकम अलग किस्म की आएगी, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट इन्वेंट्रीज। जब इन्वेंट्रीज शामिल हो जाएंगी तो देन इट विल बी अ सेपरेट डिफरेंट आंसर, अदरवाइज क्या होगा, आंसर हर सूरत में आपके पास सेम ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आगे चल के देखते हैं, ये एक चार्ट है आपके पास जिसमें आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी है, क्लोजिंग भी है, और फिर यहाँ पे इसने पीरियड कॉस्ट में भी चीजों को लिखा हुआ है। अब मैं ये डिस्कस क्यों नहीं कर रहा, उसका रीजन ये कि डिस्कस करने का मतलब ये है कि आप कंफ्यूज हो कि सर इसका डेटा कहाँ पर है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ आगे जाके, ताकि अल्टीमेटली आप ये देख सकें कि हम सवाल के अंदर चीजों को किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, अब ये इस चार्ट को अगर हम देख लेते हैं, अब आप यहाँ देखें यूनिट्स प्रोड्यूस 60,000 है, यूनिट सोल्ड 60,000 है, देयर इज नो डिफरेंस। तो इनकम फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी 580 है और इनकम फॉर वेरिएबल भी 580 है, डिफरेंस जीरो है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यूनिट्स प्रोड्यूस 60 थे सर और सोल्ड 40 हुए, तो कितने बच गए, 20,000 किसमें, क्लोजिंग इन्वेंट्री में। अब एब्जॉर्प्शन में तो 3,20,000 आ रहे हैं लेकिन वेरिएबल कॉस्टिंग में कितना आ रहा है, 1,20,000, 2 लाख का डिफरेंस है। यूनिट्स प्रोड्यूस 60,000 है और यूनिट सोल्ड 80,000 है। सर ये कैसे हो सकता है, कम बनाया ज्यादा बेचे, भाई ओपनिंग इन्वेंट्री भी तो होगी ना मौजूद।
हो सकता है पिछले साल कुछ बच गया हो आपका, जैसे यहाँ पे देखे 2016 में आपके कितने बचे, 20,000 यूनिट बच गए यहाँ पे। ये 20,000 यूनिट क्या 17 में आ गए ओपनिंग इन्वेंट्री बनके, तो ये 20,000 यूनिट एडिशनल आपने पिछले साल से ले लिए, ठीक है। यहाँ 8,40,000 की इनकम फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और यहाँ पे 10,40,000 की आपकी इनकम फॉर वेरिएबल कॉस्टिंग है। 2 लाख का डिफरेंस है, ये इसने गलती की है, -2 लाख लिखा हुआ, -2 लाख नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट होना चाहिए 2 लाख, ठीक हो गया, डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अब दोबारा 180 की प्रोडक्शन और 180 ही आपने सोल्ड किए, तो क्या होगा अल्टीमेटली इनकम फॉर एब्जॉर्प्शन और वेरिएबल कॉस्टिंग भी सेम हो गया आपका, ठीक है। ये पर यूनिट है, सारे मामलात एक जैसे ही हैं। एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर, फिर इंशाल्लाह उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि एब्जॉर्प्शन वाली एक चीज है जो थोड़ी सी चेंज होती है, अल्टीमेटली बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन सेम। अच्छा जी, अब व्हाइट बोर्ड पे देख लेते हैं थोड़ी सी ये चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंस क्या आ जाएगा। देखो, अभी तक हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं नॉर्मल चीजें। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर देयर इज वन कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड अंडर एंड ओवर एब्सॉर्ब, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है? अंडर एंड ओवर एब्सॉर्ब। इस कॉन्सेप्ट की ही सारी कहानियां हैं, सारे मामलात हैं इसमें, और मार्जिनल कॉस्टिंग में कोई ऐसी एस सच परेशानी की बात नहीं है। अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग को ही बना दूं दोबारा पहले आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये यूं सेपरेट कर देता हूं। यहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग हो रही है, 2 $ लगा दिए, यहाँ सेल्स लिख दी, लेस क्या लिख दिया, वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या कुछ भी आप लिख सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर दो, ठीक है, ताकि आपकी जिंदगी और सोच दोनों साफ रहे, ठीक है। अब यहाँ आ गई पहली चीज, ओपनिंग इन्वेंट्री। सर ओपनिंग इन्वेंट्री जो भी गिवन होगी आपको, उसको आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे? लेट सपोज 1000 की ओपनिंग इन्वेंट्री थी, आपने उसको मल्टीप्लाई करा प्रोडक्ट कॉस्ट से। सर प्रोडक्ट कॉस्ट कहां से आई? सर प्रोडक्ट कॉस्ट में 3 चीजें शामिल होंगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। इन तीनों को शामिल किया तो लेट सपोज हमारा आंसर बनता है $5 की आपकी डायरेक्ट मटेरियल थी, $10 आपका डायरेक्ट लेबर था, वेरिएबल ओवरहेड $5 था, तो आपका क्या बन गया? $20 की प्रोडक्ट कॉस्ट बन गई। सर दोनों का फड्डा ही तो प्रोडक्ट कॉस्ट पर है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? $20 किससे? आपकी जितनी भी प्रोडक्शन होगी उसके साथ, ठीक हो गया। अब आपकी प्रोडक्शन है 1000 यूनिट, ओपनिंग इन्वेंट्री सॉरी है 1000 यूनिट्स की, तो आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, तो आपकी इन्वेंट्री बन गई 20,000, सही हो गया। अब आप ऐड क्या करोगे? आप ऐड करोगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, सही है। अब वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आएगी? बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट कॉस्ट। सर प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी थी? ये रही $20, सही हो गया। प्रोडक्ट कॉस्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं अमाउंट नहीं लिख रहा। फिर इसमें आप और ऐड क्या करोगे? सॉरी, इसमें आप लेस क्या करोगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री तो हमेशा से बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेस ही होती है, तो लेस कर दो क्या? क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर अगर इस बीच में एक वेरिएबल सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव था, तो वो यहाँ ऐड कर देना, ठीक है। सर सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव को किस पे करेंगे मल्टीप्लाई? वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव को करेंगे किस पे? सेल्स सेलिंग एक्सपेंस के ऊपर, ठीक है। सेलिंग यूनिट्स के ऊपर, सॉरी यूनिट्स में कंफ्यूजन होता है कि सर मैं कौन से यूनिट्स लूं, प्रोडक्शन वाले लूं या सेल्स वाले। भाई वेरिएबल एडमिन एंड सेलिंग है, तो सेल्स वाले यूनिट्स लोगे। अब पिछले सवाल में जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, उसमें इत्तेफाक था कि आपके यूनिट्स प्रोड्यूस और सोल्ड दोनों सेम होगा। हर बार तो इत्तेफाक नहीं होगा ना, ठीक है। जिंदगी में मौके, अच्छे लम्हे कम आते हैं और बुरे ज्यादा आते हैं। तो बुरे आपके हो सकता है खुदा ना खास्ता जिंदगी में ज्यादा हो, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है आपने, इंशाल्लाह इसको करना है, ठीक है। यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? यूनिट सोल्ड को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? प्रोडक्ट कॉस्ट से। और प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी कौन सी है सर? $20 ही चलेगी पूरे सवाल के अंदर, ठीक हो गया। अब अगेन क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेट सपोज $2000 थी, इसको भी प्रोडक्ट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो लेट सपोज ये आपका हो गया 40,000। ब्रैकेट क्यों डालें? क्योंकि ये होगी माइनस। ये सारी कहानी करके आपका क्या आ जाएगा? नीचे यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, वही प्लस माइनस करके, सही है, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। सर लेट सपोज मैं एक फर्जी वैल्यूज डाल रहा हूँ ताकि आपके जहन में क्लैरिटी रहे। लेट सपोज मुझे वेरिएबल प्रोडक्शन थी मेरी 40,000, और मेरे पास जो वेरिएबल एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस था वो 10,000 था, ठीक है। 40 और 20 60, 60 और 10 70, 70 माइनस 40, तो कितना बचा आंसर? आंसर बचा 30,000। और मैं अज्यूम कर लेता हूँ क्योंकि डेटा अभी मैंने बनाया नहीं है सवाल में, मेरी जो सेल्स थी 40,000 यूनिट्स की थी, सही हो गया, और मैंने $10 पे ये बेची थी, तो क्या हो जाएगा? 4 लाख की मेरी सेल्स हो गई, सही हो गया। एक जीरो ऐड कर देंगे तो 4 लाख ही बनेगा,
4 लाख माइनस 30,000, तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो बन जाएगा 3,70,000। सही है। फिर आप क्या करोगे, लेस पीरियड एक्सपेंसेस, पीरियड एक्सपेंसेस के अंदर या फिक्स्ड एक्सपेंसेस लिख दो। पीरियड में पीरियड एक्सपेंस हो गया या फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया, इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप जितने भी फिक्स्ड आपका एडमिन फिक्स्ड है, प्रोडक्शन फिक्स्ड है, जितने भी फिक्स्ड है आपके पास, वो आप यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दोगे। सर 2 होंगे लाजमी, जरूरी नहीं है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 6 हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। फिक्स्ड एडमिन, फिक्स प्रोडक्शन, ये 2 एक्सपेंस, लेट सपोज मैं लिखता हूँ 20,000 ये है सवाल में गिवन है और 40 ये गिवन है सवाल में, कितना हो गया 60। 370 माइनस 60, तो आपका आंसर जो नेट इनकम बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका 3,10,000। ठीक है, आई होप मैंने थोड़ा फास्ट समझाया है, लेकिन समझ आया क्योंकि ये इजी है तो मैं इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि पूरा गेम जो है वो एब्जॉर्प्शन के अंदर है। ये आगे नेट इनकम 3,10,000। ठीक हो गया। अब यहाँ आते हैं। अच्छा, अब एक और चीज बताता हूँ, जो डेटा मैंने यहाँ लिया है इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है करंटली, हम इस तरह सॉल्व करेंगे चीजों, क्योंकि जब मैंने अज्यूम किया तो मैं यहाँ आते आते मैं चीजें कुछ और लिखूंगा, तो आप कंफ्यूज ना हो रहे हो वीडियो देखते हुए कि सर ये तो समझ ही कुछ नहीं आया, ये क्या हो गया अचानक से। तो यहाँ फ्रेश सवाल है, फ्रेश मामला है। पहले समझते हैं अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड के कॉन्सेप्ट को। भाई देखो, आप इस वक्त खड़े हो जनवरी 2024 में, आपका साल एंड होगा दिसंबर 2024। ठीक है, सिंप्लीफाइड रखते हैं चीजों को ताकि आपको समझ आए। भाई जनवरी में खड़े हुए हम बैठ के सोच रहे हैं कि दिसंबर तक हमारी सेल्स, जनवरी से लेकर दिसंबर तक लेट सपोज सेल्स होगी कितनी, सेल्स होगी हमारी 60,000 यूनिट्स। सही है। सर मैं प्रोडक्शन करूंगा, 60,000 यूनिट सेल होगी तो मैं प्रोडक्शन करूंगा 80,000। सही है। सर 80 क्यों कर रहे हैं भाई, एहतियातन, कुछ पता नहीं है जिंदगी का, वर्कर रातों रात छोड़ के चले ना, बोले बेकार कंपनी थी, पैसे अच्छे नहीं मिल रहे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी की शादी हो रही है 2 महीने छुट्टी पर है, भाई पहले ही बनवा लिए 20,000 यूनिट्स। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मामला बहुत सारे खराब भी हो जाते हैं। तो मैंने 20,000 यूनिट ज्यादा की, एक एक उम्मीद लगा ली। ठीक है, अब यहां से उम्मीद शुरू होती है मेरी। सर अब ये जो प्रोडक्शन मुझे जनवरी 2024 में पता है, ये क्या है, एक्सपेक्टेड है, उम्मीद लगाई है, जैसे घर वाले उम्मीद लगाते हैं भाई, भाई ए स्टार आएगा, ए प्लस आएगा। बच्चा कहता है मैं आपको हार्ट अटैक नहीं देना चाह रहा था, जिंदगी में कुछ और मामला भी हैं जो आपने अभी पूरे करने हैं इंशाल्लाह मेरे, तो मैं इसलिए ए प्लस नहीं लाया, वरना आपने कहा था कि मैं खुशी से पागल होऊंगा, मैं नहीं चाहता आप इस उम्र में पागल हो जाए। तो खैर मामला ये बने, सेल्स आपकी 60,000 हुई और आपकी प्रोडक्शन थी 80,000। अभी जो प्रोडक्शन आपको पता है ये क्या है, एक्सपेक्टेड है। भाई मेरी उम्मीद है, मुझे लगा तुम एक अच्छे इंसान हो, ये वही वाली बातें, थोड़ा मैं आपको इमोशनल करना चाह रहा हूँ वीडियो के अंदर कि आप चीजों को रिलेट कर सके बहुत अच्छे से। मुझे लगा तुम अच्छे इंसान हो। भाई तुम्हें लगाना हमारा मसला थोड़ी है, तुम्हें लगना तुम्हारा मसला है, हमारा मसला कभी भी नहीं रहा है। ठीक है, मुझे लगा मैं 80,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है जो कंपनी मैंने बनाई है वो आज तक किसी ने नहीं बनाई, यार एक को ही लगता है। खैर भाई लगा, जिसको जो लगा उसको वही हकीकत लगी, वही उसने हकीकत समझी। तो जब मैंने ये समझा कि 80,000 यूनिट्स में प्रोड्यूस करूंगा और मेरी फिक्स्ड कॉस्ट, लेट सपोज, भाई रेंट तो पता होगा ना साल के शुरू में, ये थोड़ी कि आंखों पे पट्टी बांध के घूम रहे हैं गांव के अंदर देहात में, ना दीवारें ना कुछ, बस खेत ही खेत है, आपके ना पता ही नहीं है रेंट कितना होगा, फैक्ट्री तो बनी नहीं है। फैक्ट्री होगी ना प्रॉपर तमीज की, मामलात होंगे आराम से सुकून से। भाई आपका रेंट था, फिक्स कॉस्ट था, सॉरी 1 लाख, जो कि रेंट ही कह सकते हैं। ठीक है, अब भाई 1 लाख की फिक्स कॉस्ट थी, सॉरी इसको 1 लाख नहीं करते, एक काम करते थोड़ा सिंप्लीफाइड रखते हैं ताकि ना कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े बीच में और चीजें इजी इजी रहे। भाई आपने कहा 80,000 की फिक्स कॉस्ट है मेरी, मतलब रेंट मेरा 80,000 है। ठीक है, 80,000 डिवाइडेड बाय 80,000 की प्रोडक्शन। सही हो गया। सर क्या जरूरी है सेम होंगे, नहीं भाई जरूरी नहीं है सेम होंगे, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना बना, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बना आपका $1। सही है, एक प्रोडक्ट पे आपका $1 पर यूनिट बन गया। ये $1 मैंने सिंप्लीफाई रखने के लिए किया है, वरना अमूमन ऐसा होता नहीं। अच्छा भैया अब आ गया दिसंबर, सर्दियां आ गई, आपने शॉपिंग वॉपिंग कर ली बड़े मजे से। दिसंबर 2024 आप बैठ के कहीं गली मोहल्ले में कौन सूप पी रहे थे और ऑफिस से कॉल आती है, बोला बॉस वो मैंने जो है ना प्रोडक्शन की रिपोर्ट बना दी, और आपने सूप रखा साइड पे, गर्म था वैसे तो, लेकिन आपने साइड पे रखा। साइड पे रखने के बाद आपने जो है इस चीज पे सोचना शुरू कर दिया, क्या प्रोडक्शन की रिपोर्ट को, मोबाइल निकाला जेब से, डेटा ऑन था ऑलरेडी, बहुत सारे मैसेज आए हुए थे, आपने मैसेजेस को किया इग्नोर, प्रोडक्शन की रिपोर्ट खोल के देखी। तो प्रोडक्शन की रिपोर्ट में पता ये चला कि भाई हमने तो 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। क्या किए, 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। सर हकीकत तो बाद में पता चलेगी ना। सही है, पहले तो यही होगा ना,
कि भाई करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे, इतने कर देंगे कि गवर्नमेंट खुद आके बोलेगी भाई इतनी प्रोडक्शन नहीं करो, हम बोलेंगे नहीं हम तो करते रहेंगे। पहले तो यही लगता है बंदे को पहले दिन, फिर जब रियलिटी आती है तो फिर बंदा कहता है चलो यार ये इतना अच्छा नहीं हुआ, मैं उड़ना। 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए सर, मुझे लगा था 60,000 तो बिकेंगे, भाई सेल होगा 50,000 यूनिट्स। अब दोनों ही अजम्पशन थी, ठीक है ना, ये जो दोनों मामलात है ये अजम्पशन है ना भाई, कि लग रहा है ऐसा होगा, लग रहा है इस साल जो है पाकिस्तान में बहुत सर्दी पड़ने वाली है। नवंबर में पहुंचे, आप कह रहे हो यार इतनी गर्मी हो रही है, टी शर्ट पहन के घूम रहे बाहर। होता है ना, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का गैप हमेशा रहता है। मामला उल्टे पड़ गए। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने $1 पर यूनिट क्या चार्ज किया, फिक्स्ड कॉस्ट को चार्ज किया। सर ये हम फिक्स कॉस्ट को डिवाइड क्यों कर रहे हैं, हमने तो बचपन में सुना था फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम रिगार्डलेस ऑफ व्हाट, रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन। हमने तो बचपन में ये सुना था प्रोड्यूस करो नहीं करो सर, ये 80,000 तो 80 रहेगी, तो हम इसको डिवाइड क्यों करें। भाई ये वो प्रोडक्शन है, ये है फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। सही हो गया, इसकी भी गेम बता दूं। भाई फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब ये है कि आपने एक फैक्ट्री ली रेंट पर, अब इस एक फैक्ट्री को रेंट पे रखने के लिए आपको लगे $40,000। सही है, बड़ी बातें करेंगे, $40,000। आपके वर्कर्स निकले बहुत अच्छे, तेज पत्ती वाली स्ट्रॉन्ग चाय पीते थे, उन्होंने बोला आप तो बस एक बार चाय आपने पिला दी ना, अल्लाह माफ करे, अब तो रात तक नींद नहीं आएगी। काम कर रहे थे बड़ा ठीक ठाक, एक फैक्ट्री में जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते थे उन मशीन्स के ऊपर उतने उन्होंने कर दिया। उन्होंने बोला बॉस अब हम बैठे हुए फारिग, अब एक काम कर लो, इस बीच में चाय भी बुला लो और दूसरी फैक्ट्री का बंदोबस्त भी करो। अब आपका दिल जल रहा था यार, मैं उनको सैलरीज या वेजेस वगैरह जो भी है पूरी दे रहा हूँ, और ये बैठ के ताश के पत्ते खेलना, रोज पुलिस की रेड पड़ रही है। आपने बोला एक काम ये करना पड़ेगा, मुझे दूसरी फैक्ट्री लाजमी ओपन करनी पड़ेगी। अब दूसरी फैक्ट्री जब ओपन करने की बात है तो एक और फैक्ट्री इत्तफाकन 40,000 के रेंट पे मिल गई, आपको मिल गई। सही हो गया। तो अब आप देख रहे हो इस फिक्स्ड कॉस्ट का जो ताल्लुक है किससे बन गया, प्रोडक्शन से। सर प्रोडक्शन की भी तो एक लिमिट होती है ना, ये थोड़ी कि एक फैक्ट्री ले ली तो आपने इतने यूनिट्स बना दी, बंदे कह रहे हैं यार हम बाहर खड़े हो जाते हैं, सामान अंदर रख दो। ये वाला सीन तो नहीं हो सकता है, तो मजाक ही हो सकता है, रियलिटी में तो नहीं हो सकता। तो अब ये जो हम फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं कि भाई प्रोडक्शन जब 40 थी, प्रोडक्शन एक फैक्ट्री में चल रही थी तो 40,000 यूनिट थे और $40,000 का रेंट था, दो फैक्ट्रियां हो गई तो 80,000 रेंट हो गया। सही है, इसलिए हमने पर यूनिट निकाला। भाई यहाँ पे आपकी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट क्या थी, 80,000। सही है, लेकिन सर इन रियल अगर मैं देखूं मैंने कितने यूनिट्स बनाए, मैंने बनाए 60,000 यूनिट्स, और एक यूनिट बनाने पे कितनी फिक्स कॉस्ट लगती है, 60,000 ही लगती है, सॉरी $1 ही लगती है, तो टोटल क्या बन गया, $60,000। सर मेरी जो कॉस्ट बनी वो बनी 60,000, सेट हो गया। रियल में एक्चुअल में मेरी जो कॉस्ट बनी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 60 बनी। सर मैंने चार्ज कितनी कर दी साल के शुरू में, भाई एक्सपेक्टेड बोलो या बजटेड बोल दो, मैंने कितनी चार्ज कर दी, मैंने चार्ज कर दी $80,000। सही हो गया, उम्मीद है आप मेरे साथ हैं इस वक्त तक। जब $80,000 मैंने ऑलरेडी चार्ज कर दिया स्टेटमेंट में और $60,000 रियल में बना, तो मैंने कितना ज्यादा चार्ज कर दिया, $20,000 ज्यादा चार्ज कर दिया। सर जब कोई चीज ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हो, ओवर। एक दूसरे को आपने बोला होगा अक्सर बेशतर, आज तुम बहुत ओवर लग रहे हो। तो ओवर लगने का मतलब ये थोड़ी कि आज आप थोड़ा कम लग रहे हो, भाई ओवर का मतलब कुछ ज्यादा ही, हद से ज्यादा अजीब सा। आपने जो पिंक कलर की शलवार पहनी है और आपने जो है येलो कलर का वो जो है शर्ट पहनी हुई है, अब अजीब सा ही लग रहा, सामने से बंदा आता हुआ, अजीब सा कॉम्बिनेशन है। तो कमेंट क्या मिलता है, आज ओवर लग रहे हो बहुत ज्यादा। ये नहीं कि आप सुन के ओवर आप खुश हो रहे हो यार आज बहुत अच्छा लग रहा हो, नहीं, ओवर का मतलब कुछ ज्यादा ही आपने हटके मामलात कर दिए, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया ओवर एब्जॉर्ब। सर ओवर एब्जॉर्ब क्यों हुआ, भाई लगाने थे 60,000, कितने एक्चुअल में कितने लगे, 60,000। सर मैंने चार्ज कितने कर दिए, 80,000। तो सर हम ये नहीं करते ना भाई, कैसे नहीं करते, भाई एक चीज होने वाली है 6 महीने बाद या साल बाद, अब क्या बैठ के वेट करता रहूंगे, साल बाद जब ये होगी तो फिर भाई जिंदगी इस तरह चल सकती है, फैक्ट्री नहीं चल सकती इस तरह। तो ये क्या हो गया, ओवर एब्जॉर्ब क्या हो गया, 20,000 हो गया। ओवर एब्जॉर्ब को क्या करेंगे, प्लस करेंगे किसमें, ग्रॉस प्रॉफिट में। सही हो गया, ये कैसे करेंगे टेंशन नहीं लेनी, मैं बैठा हूँ जिंदा हूँ अभी, सारा समझाऊंगा। इसी सिचुएशन को रिवर्स करते हैं। सर आपके एक्चुअल में लगे फिक्स्ड कॉस्ट, लेट सपोज आपकी एक्चुअल फिक्स कॉस्ट थी कितनी, आपकी एक्चुअल फिक्स कॉस्ट थी सेम 60,000। सही है, और बजटेड फिक्स कॉस्ट आपने जो लगाई थी वो थी लेट सपोज
40,000। सही हो गया। सर आपने सोचा कि 40,000 की फिक्स कॉस्ट होगी मेरी, बजटेड, साल जनवरी में खड़े हुए, कुछ पता नहीं आगे की जिंदगी का, आपने बोला 40,000 की फिक्स कॉस्ट आएगी, आपने चार्ज कर दी, स्टेटमेंट बनाते हुए आपने लगा दिया। एक्चुअल में आपकी कॉस्ट आई 60,000, तो सर कितने कम चार्ज किए? 20,000 कम चार्ज किए। सही है, 20,000 क्या किए? कम चार्ज किए। सर जब कम चार्ज करेंगे तो उसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्ब। सही है, अंडर एब्जॉर्ब। अंडर एब्जॉर्ब का मतलब है ज्यादा काटने से पैसे कम काट दिए। तो सर ये अंडर एब्जॉर्ब के 20,000 क्या होंगे? ये 20,000 होंगे माइनस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। सेट हो गया। उम्मीद है चीजें अब तक आपके जहन में बैठ रही होंगी। अब बनाते हैं इसका प्रॉफिट स्टेटमेंट। सही है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ले लेते हैं, लेट सपोज 50,000, और सॉरी डॉलर की लगा दिया, आदत बन गई है डॉलर लगाने की। सही, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 50,000, ये है बजटेड। सही है, और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एक्चुअल भी लिख देता हूं उसके नीचे, एक्चुअल 60,000। सही हो गया। और यूनिट्स सोल्ड, बजटेड यूनिट्स प्रोड्यूस, यूनिट सोल्ड होगा आपके 40,000। सही है। सर अब मैं एक्चुअल पे बनाऊं या मैं बजटेड पे बनाऊं? भाई सवाल खुद मुंह से कहेगा आपको कि मेक बजटेड एब्जॉर्प्शन मार्जिनल, एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट या प्रॉफिट स्टेटमेंट, इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल होंगे। सही है, तो आपने उनको देखना है और फौरन से बना देना है। अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। भाई अज्यूम करता हूँ सेल्स लेट सपोज 1,00,000, अजम्पशन है क्योंकि अब मैं पूरा डेटा लिखने बैठा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में आती है ओपनिंग इन्वेंट्री, अज्यूम करता हूँ सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। ठीक है, तो आपने कर दिया इसको डैश। ठीक है, ये डैश देख के आप खुद को याद नहीं कीजिएगा, ये डैश मैंने सिर्फ लिखा है। फिर आपके पास आ जाएगा क्या, इसमें आता है ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सही हो गया। सर यहाँ वैसे तो परचेजेस आता है इनकम स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस पे होगी? यूनिट्स प्रोड्यूस के ऊपर। कौन से? सर ये हम बजटेड स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कौन सी चीजें लेंगे? बजटेड, बजटेड यूनिट्स कितने बनाए थे? 50,000। और मैं अगर कह दूं कि प्रोडक्ट कॉस्ट मेरी थी लेट सपोज $10 की, प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी थी? $10, तो सर मैं $10 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा किससे? 50,000 से, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी 50,000 यूनिट्स, सॉरी $50,000 लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? भाई 50 की यूनिट सोचे थे बनाऊंगा, और एंड में यूनिट्स बिके कितने? यूनिट सोल्ड बजटेड कितने थे? 40,000, तो सर बचे कितने यूनिट? 10,000। सर हम इसको क्यों नहीं ले रहे? भाई ये एक्चुअल है यार, ये देखो एक्चुअल लिखा हुआ बीच में, ये बजटेड है और ये भी बजटेड है। मैंने सोचा था 50,000 यूनिट बनाऊंगा, 40 बिकेंगे, तो बचेंगे कितने? 10,000 यूनिट। सर 10,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? आप प्रोडक्ट कॉस्ट से। सही है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं किस चीज को, कि भाई इस प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर $9 वेरिएबल और प्लस $1 क्या है आपका? आपका $1 फिक्स्ड कॉस्ट है। सही है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं। सही है, कि $1 आपकी फिक्स्ड कॉस्ट इसमें मौजूद है। ठीक हो गया। अब इसको आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डेटा नहीं है तो अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, अब 1,00,000 आपकी क्या हो गई? क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। सर क्या ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, और ये आपके हो गए 5,00,000 होंगे। सही, ये मैंने 50,000 कर दिया, ये हो गया 5,00,000। ठीक है, 5,00,000 माइनस 1,00,000 कितना बचा? 4,00,000। सही है, अब 4,00,000, इसको यार इसको 6,00,000 कर देते हैं। सही है, क्योंकि मैंने वैल्यूज एस्टिमेट किए, तो 2,00,000 आपका क्या बन गया? इसका 2,00,000 बन गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। सही है, ये डेटा सारा अज्यूम्ड है, ग्रॉस प्रॉफिट। सर अब मुझे ये पता है कि $1 की क्या है मेरे पास? मेरे पास $1 की फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है। सर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपको कैसे पता? मैंने अज्यूम किया है। आपके सवाल में फिक्स कॉस्ट किस में गिवन होगा? बजटेड फिक्स कॉस्ट होगा, टोटल में गिवन, और आपको बताए होंगे यूनिट्स बजटेड, तो आप डिवाइड करा के निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। तो ये पर यूनिट $1 आ गया। सर $1 के हिसाब से मैंने बजटेड सोचा कितना था? मैंने $1 को मल्टीप्लाई 50,000 यूनिट से किया, तो मैंने सोचा था मेरी फिक्स कॉस्ट होगी 50,000 बजट के हिसाब से। लेकिन सर यूनिट्स एक्चुअल में कितने बनाए थे मैंने? 60,000, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ किससे? 60,000 मल्टीप्लाई बाय $1। सही है, 60,000 मल्टीप्लाई $1, तो मेरा आंसर बना 60,000। सर मेरी बजटेड कॉस्ट एक्चुअल में कितनी थी? 60,000, और मैंने चार्ज कितनी की?
मैंने चार्ज की 50,000, तो सर ये ओवर हुआ अंडर हुआ? एक्चुअल है 60 और मैंने चार्ज कर दी 50, तो सर 10,000 कम चार्ज किए, 10,000 कम चार्ज किए, 10,000 को कहेंगे अंडर एब्जॉर्ब। सर अंडर एब्जॉर्ब का ट्रीटमेंट क्या बताया था? इसको माइनस करेंगे किस में से? ग्रॉस प्रॉफिट में से। अभी कर देते हैं लेस अंडर एब्जॉर्ब फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, फिक्स प्रोडक्शन लिख देता हूं, कितनी है? 10,000। फिर इसके हस्बे जायका आप बाकी भी सारे जो है ना उसमें वो कर देंगे आगे नीचे, फिक्स्ड एडमिन वगैरह बाकी सारी कहानियां जो भी है आपकी वो आप कर देंगे। एक तरीका ये, एक तरीका एक और है। वो क्या होता है? वो क्वेश्चन में अक्सर और बेशतर गिवन है और वो थोड़ा मुश्किल तरीका है। मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कुछ लोग आसान लगे। उस सवाल में ये कहा गया कुछ तरीकों में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट का यहाँ पे एक एलिमेंट डाल दिया, यहाँ लिखा हुआ फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट और उसको भी उन्होंने ऐड कर दिया। सही है। अब ये तरीका थोड़ा मुझे टिपिकल लगता है क्योंकि फिर आप यहाँ पे वेरिएबल को लगाओगे, यहाँ वेरिएबल लगाओगे, तो इट्स बेटर नॉट टू डू दिस। आपने प्रोडक्ट कॉस्ट ली और एब्जॉर्प्शन प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल प्लस फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो ये वेरिएबल आपके पास क्या थी? $9 और $1 क्या था? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। आपने इसको 1 को मल्टीप्लाई किया 50,000 की बजटेड प्रोडक्शन से। क्या आपने सोचा 50,000 यूनिट बनाऊंगा और $1 पर यूनिट क्या है? फिक्स कॉस्ट है। तो आपको लगा कि 50,000 की फिक्स कॉस्ट मेरे पास टोटल में बजट के हिसाब से होगी, लेकिन जब आप एक्चुअल में आए तो आपने बनाया 60,000 यूनिट्स, तो आपने $1 को मल्टीप्लाई किया 60,000 से, तो अल्टीमेटली आपकी फिक्स्ड कॉस्ट रियल में क्या बनी? $60,000। तो $60,000 आपकी फिक्स कॉस्ट बनी। 50,000 आपने चार्ज किए, तो 10,000 आपने क्या किया? अंडर एब्जॉर्ब किया, कम चार्ज किए। तो सर जो कम चार्ज किए उसको बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा? और माइनस करूंगा। तो मैंने क्या किया? अंडर एब्जॉर्ब को 10,000 माइनस ब्रैकेट में लिख दिया। सर अगर और एक्सपेंसेस तो वो कहाँ जाएंगे? वो इसके नीचे और आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली करने का मकसद सिर्फ ये स्टेप थोड़ा टेक्निकल है, अदरवाइज ऑल द थिंग्स आर इजियर। ये देखें, अंडर एब्जॉर्ब होगा तो माइनस होगा और ओवर एब्जॉर्ब होगा तो जितना अमाउंट ओवर एब्जॉर्ब होगा, डिफरेंस ओवर एब्जॉर्ब जितना होगा वो आप ऐड करेंगे। डिफरेंस का क्या मतलब है? सर एक्चुअल में कितना था, बजटेड कितना चार्ज किया, दोनों का डिफरेंस आपका अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? अंडर या ओवर एब्जॉर्ब। वही ये कॉन्सेप्ट है जो इसमें टेक्निकल होता है। द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। स्लाइड्स आर अवेलेबल, यू कैन सी दैट स्लाइड इफ यू वांट एंड यू कैन कमेंट बिलो, फिर इंशाल्लाह मैं आपको स्लाइड्स का लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं इसको सिंपलीफाई वे में जितना अच्छा हो सके मैं आपको समझाऊं। तो इंशाल्लाह सी यू अगेन, मीट यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज।